फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर संजय यादव फ्रॉम IMSBHU। बच्चों, आज हमें सेकंड लेक्चर कवर करना है, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि चार्ज किस तरीके से पॉइंट आउट हुआ था, किसके दिमाग में आया था, किस तरीके से आया था, और चार्ज किस तरीके कौन कौन होते हैं। जैसे मैंने बताया था उसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसको किसने बताया था, और हमें चार्ज की क्या यूनिट होती है, ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी। और आगे हमारा ये अब चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि किसी बॉडी पर चार्ज आता ही क्यों है, और चार्ज मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों आता है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि कोई भी बॉडी जो होती है, आपको 11th में केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, बेसिक। जैसे जानते हैं कि आप क्या होता है कि कोई भी जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बात समझें, तो जैसे मान लीजिए कि कार्बन है, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 है। तो कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। या चलिए सोडियम मान लेते हैं, ठीक है, सोडियम मान लेते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। 11 होता है तो एटॉमिक नंबर क्या बयान करता है, क्या बताना चाहता है? एटॉमिक नंबर क्या चीज होती है? तो एटॉमिक नंबर जो होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी भी एटम जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये चीज आप जानते हैं। और जब क्या होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता तो बॉडी न्यूट्रल होती है। जब एलिमेंट या कोई बॉडी न्यूट्रल होती है तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इक्वल्स टू होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी। तो कहने का मतलब क्या होगा, अगर इसके पास 11 है, एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जैसे सोडियम है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका मतलब हुआ उसमें पॉजिटिव लोग प्रोटॉन कितने हैं? 11 है, ठीक है। ये होगा, मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपको, ये कितने हो गए देखो, 1 2 3 3 6 3 9 10 11, ठीक है। ये इतने क्या हो गए? प्रोटॉन हो गए। अब इतने प्रोटॉन हो गए तो इतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन भी है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर है, इसमें न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन भी इतने होंगे, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन भी इतने होंगे। तो कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन भी इतने होंगे, प्रोटॉन भी इतने होंगे, तो ये क्या होगा कि ये एक दूसरे को नलीफाई कर देगा, ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। ये प्रोटॉन, ये प्लस और ये माइनस मिलकर क्या होगा? खत्म कर देगा, इसको खत्म कर देगा, इसको, तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर रखेंगे। इसलिए बॉडी पे कोई चार्ज अपीयर, कोई भी बॉडी पे कोई चार्ज नहीं होता है। समझ रहे हैं कि जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन है। फिर अभी इस केस में अब अगर क्या होता है कि जब अगर हम बात करें नेगेटिव की, अगर ये क्या किया, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन निकला मतलब कि माइनस चार्ज इसके ऊपर क्या हो गया? कम हो गया। इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस, मतलब कि इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उस पर कितने माइनस कम हो गए? 1 कम हो गया। अब आप खुद बताइए कि यहाँ पे तो जो प्लस है माइनस है एक दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ तो क्या कर देंगे, ना तो प्लस आने देंगे ना माइनस आने देगा, क्योंकि न्यूट्रल बना रखेगा, ठीक है। तो पूरा न्यूट्रल बना रखा है, लेकिन इस प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए कोई निगेटिव चार्ज है ही नहीं। और जब नहीं चार्ज है तो उसके ऊपर क्या आएगा? एक प्लस आएगा। इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि जो बॉडी या जो जितना इलेक्ट्रॉन देता है उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि अगर एक देगा, अगर एक नेगेटिव चार्ज दे दे तो उसका जो एक पॉजिटिव बचा हुआ है उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो आगे बात समझ में। अब ऐसा भी हो सकता है कि जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लेती है, तो कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इलेक्ट्रॉन लेता है तो पहले अगर हम बात करें तो उसके ऊपर प्लस माइनस पॉजिटिव जितने चार्ज होते हैं नेगेटिव, इसलिए बॉडी पर कोई चार्ज नहीं होता। मतलब बॉडी क्या होती है? न्यूट्रल होती है। क्या होती है? न्यूट्रल होती है। लेकिन अब जब उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जब इसने एक लिया इलेक्ट्रॉन, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है? पहले से नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस इलेक्ट्रॉन के लेने की वजह से कि इस पे माइनस चार्ज आ रहा है, लेकर जब आ रहा है तो उसको खत्म करने के लिए इसके पास कोई पहले से पॉजिटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि हर कोई जो पॉजिटिव चार्ज है वो पहले वाले जो अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े उनसे क्या है?
न्यूट्रलाइज है, एक दूसरे को नलिफाई कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। समझ गए बात। तो कोई जो बॉडी, जब कोई बॉडी ट्रांसफर करती है इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कम कर दिया तो उसका पॉजिटिव क्या अनपेयर्ड हो जाएगा, अनपेयर्ड हो जाएगा तो उसको वो नलिफाई नहीं हो पाएगा, तो क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव चार्ज है। अगर किसी ने दो नेगेटिव दे दिया तो उसका मतलब उसके 2 पॉजिटिव आ जाएंगे, कुछ उस पॉजिटिव को 2 नेगेटिव हट गए तो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो जितना इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा उसके ऊपर उतना क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता रहेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसमें है ही नहीं, पहले से उतना है ही नहीं, उसको न्यूट्रलाइज कर पाए एक्स्ट्रा। ठीक है। अब हो सकता है कि जैसे मान लीजिएगा किसी के पास पहले से प्लस चार्ज एक है, ये प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, इसके पास इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से प्लस एक दूसरे को खत्म कर देगा, तो बॉडी क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो जैसे अगर सोडियम है, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, एक प्लस इसके ऊपर ऐसे अनपेयर्ड के रूप में है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब ले लिया तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। बोलो। और ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन, ये इस पे एक इलेक्ट्रॉन इसमें निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ गए। तो चार्ज क्यों किसी के ऊपर आता है, चार्ज क्यों आता है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर पे इलेक्ट्रॉन का ही खेल है। तो मेन प्रॉपर्टी जो होती है, मेन जो पार्टिकल है जिसकी वजह से चीज़ें हो रही हैं वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से ही उसमें चार्ज अपीयर हो रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो मतलब सारा खेल किसका हो पा रहा है, इलेक्ट्रॉन का हो पा रहा है। समझ गए बात। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी एटम में या किसी भी पार्टिकल में या किसी भी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है, इसका मतलब बॉडी उदासीन होगी, ये मतलब न्यूट्रल होगी, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। और यदि प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये ऐसा कब संभव है, जब उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया हो, जब अपना इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया हो। अब हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उस पर नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाए प्रोटॉनों की संख्या से। ये कब संभव है, जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या किया हो, लिया हो बाहर से। ठीक है। तो बाहर से लिया तो उसकी वजह से क्या उस पर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और चार्ज ना आना, ये तीनों बात समझ आ गई आपको। ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं इसके बारे में। और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अगर आप जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि 0.5 में ट्रांसफर किया। कभी ऐसे आपने देखा है कभी कि जैसे ये कभी ऐसे देखा हो कि जैसे सोडियम दिया, इसने सोडियम दिया तो इस पर 0.5 दे दिया, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, ऐसा तो आपने नहीं देखा। हमेशा देखोगे, हमेशा एक प्लस में देगा या एक माइनस में देगा। ऐसा नहीं कि पॉइंट में हो, ऐसा नहीं इतने इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, दिया है, ये इतने इलेक्ट्रॉन इसने लिया है। तो यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटा से अभी हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में डिस्कस करेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, जब भी क्या होता है, कोई भी बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है, लेती है, तो उस दौरान हमेशा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंटीजर में होता है। ऐसा कभी नहीं होगा फ्रैक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर न करता है, नहीं लेता है। मतलब ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताऊँ। जैसे आप ATM में जाएंगे तो ऐसा नहीं कि आपको 10 रुपये निकालेंगे, उसका एक पैमाना है, 100 रुपये से निकलेगा, स्टार्ट होगा 100 रुपये निकलेगा। ऐसा नहीं कि 50 रुपये निकाल लो, डाल दिए 50 रुपये निकल जाओ भाई, नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब उसका एक सिस्टम है। तो इसी तरीके से इसका एक सिस्टम है कि ट्रांसफर होगा तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से इस रूप में ट्रांसफर होगा एक इलेक्ट्रॉन, या तो एक जाएगा या तो 2 जाएगा या तो नहीं जाएगा। ये आधा अधूरा के जाने का क्या मतलब है। तो इसी कॉन्सेप्ट को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अभी हम डिटेल में और देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। तो यहाँ तो आपकी बात दो समझ में आई कि चार्ज को अगर हम लेकर देखें तो यहाँ पर हम आगे चलने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, मास से काफ़ी वो चीज़ें मिलती हैं, वो देखेंगे। और एक स्पेशल इसके पास प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और उसके बाद आगे क्या करेंगे, हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग। क्योंकि आप देखते हो कि किस तरीके से किसी बॉडी पर, किसी न्यूट्रल बॉडी पर चार्ज कैसे अपीयर होता है, कैसे लाया जाता है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो जनरेशन है, जो कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग वहीं से हुआ था जब हम रब करते हैं दो बॉडी को रगड़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि 2 चार्ज अपीयर होता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव, इक्वल चार्ज अपीयर होते हैं। ये बात याद रखिएगा, इक्वल चार्ज अपीयर होते हैं, किसी को जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होगा। समझ गए। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में क्या होता है, जैसा कि फ्रिक्शन या घर्षण, वो आप ऑलरेडी वहीं से स्टार्ट ही हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज की जर्नी। उसके बाद क्या है कि इंडक्शन है, उसके बाद कंडक्शन है, तो उसको भी डिटेल में हम देखेंगे। तो उसके बाद क्या आएगा,
कूलॉम्स लॉ। तो हमारे पास 3 हेडिंग इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे तो क्या होगा, मेथड ऑफ चार्जिंग, और तीसरा है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ से फिर क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो आगे देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। जैसा कि अगर हम चार्ज की बात एक तरीके से करें तो चार्ज क्या है, अगर आपको एक लेमन टर्म में आपको बताना हो चार्ज क्या है, तो किसी भी बॉडी पर वह गुणधर्म आना या वह प्रॉपर्टी आना जिसकी वजह से वह बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर एक फोर्स एक्सर्ट करने लगे, एक बल लगाने लगे, उसी को हम बोलते हैं क्या, चार्ज। किसी बॉडी पर जब चार्ज आ जाता है जिसकी वजह से क्या करता है, वो दूसरी बॉडी पर बल लगाने लगता है, फोर्स लगाने लगता है। तो आपके दिमाग में बात ये भी आएगी, सर न्यूटन ने बात बोला ही था, उन्होंने तो बोला ही था हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो अट्रैक्शन भी एक फोर्स है। लेकिन मैं यहाँ फोर्स कह देने से मतलब मेरे 2 तरीके का फोर्स मैं बोलना चाह रहा हूँ, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण तरीके। क्योंकि आपको मैंने बता रखा है पहले लेक्चर में कि क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है इसका नेचर 2 तरीके का होता है, इलेक्ट्रिक अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका ऑलवेज नेचर कैसा होता है, अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्ट करने का नेचर होता है। बात समझ में आई बात। और अब हम इसमें तरफ चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में क्या होता है कि इसकी 3 प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, इसकी बात अगर हम बात करें तो ये किस तरीके की क्वांटिटी है। हम फिजिक्स में जब भी कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तो 2-3 चीज़ें तो हमें बहुत बताते हैं जरूर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो पहला हम ये बताते हैं क्या उसका क्या डिफिनीशन है, दूसरी चीज़ जो बताते हैं वो ये बताते हैं उसका डायमेंशन फार्मूला, मतलब यूनिट, समझ रहे हैं, यूनिट बताने से उसका डायमेंशन फार्मूला बताते हैं। और जो तीसरी चीज़ होती है वो किस तरीके का फिजिकल क्वांटिटी है, किस तरीके इन सेंस कहने का मतलब मेरा ये है कि वो वेक्टर है या स्केलर है। तो चार्ज हमारे इस तरीके का आज मतलब चार्ज की हम स्टडी कर रहे हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ की वजह से तो हमें भी इसके बारे में समझना होगा कि स्केलर है या वेक्टर है। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि आपको मैंने ये क्या बता रखा है कि चार्ज क्या होता है, ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मास के साथ हमेशा क्या होता है, जुड़ा होता है, बिना मास का चार्ज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और चार्ज प्लस माइनस में हो सकता है। तो होता क्या है कि जब इसके पास क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर हमें क्या है कि किसी निकाय या किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्ज रखे हों, तो और अगर हमें बताना हो कि उस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई सिस्टम ही है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, 2 कूलम, -3 कूलम, 5 कूलम, 8 कूलम, ठीक है, और 1 कूलम। हमारे पास इस सिस्टम में इस तरीके से सिस्टम निकाय है, उसमें इतने चार्ज रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 चार्ज रखे हुए हैं, सबकी वैल्यू दे रखी है आपको। अब पूछा जा रहा है कि इसका टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम क्या होगा। तो आप क्या करोगे, जोड़ोगे। तो जब भी हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो जैसा कि आपको बताया कि वेक्टर क्वांटिटी अगर होती है तो एक वेक्टर रूल होता है जिसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम वेक्टर को वेक्टर एडिशन करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जब 1 से 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें 2 से ज़्यादा हो जाती हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लगाते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि चूँकि ये स्केलर क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से क्या करते हैं, एल्जेब्रिक सम पॉसिबल है। एल्जेब्रिक सम सिंपल सा कर देते हैं। एल्जेब्रिक सम का मतलब ये होता है कि बीजगणितीय योग, मतलब उनको जोड़ दीजिए, आप क्या करिए, सिंपल ऐसे जोड़ दीजिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है आपको कि विद जो उनके साथ साइन है, मतलब माइनस है या प्लस है, वो भी आप लिखिए। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि मैं जोड़ दूँ, तो 8 and 2 10, 5 15, 15 and 4 19, ठीक है। तो ऐसा जुड़ेगा नहीं, समझ रहे, क्योंकि इसके माइनस को यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता, इसका मतलब क्या माना जाता है, प्लस माना जाता है। तो आपको प्लस माना जाएगा, इसको टोटली आपको जोड़ के बताना पड़ेगा। तो पहली जो प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या ये स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से क्या करेगा, फॉलो एल्जेब्रिक सम। ये क्या करेगा, एल्जेब्रिक सम को फॉलो करेगा,
ठीक है, बीजगणितीय योग। तो कैसे करेगा, तो विद साइन हम करेंगे, तो 2 + 8 + 5, ठीक है, ये जोड़ दिया, उसके बाद प्लस हो गया और ब्रैकेट में -1 फिर -3। और इस माइनस प्लस को अगर प्लस माइनस को क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 15 - 14, 1 - 1 -3 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा और आ जाएगा क्या, 11 आ जाएगा। तो इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, 11 कूलम्ब चार्ज हो गया। लेकिन अगर आप साइन नहीं जोड़े तो आप तो क्या बोल दोगे, 19 बोल दोगे। समझ गए। तो आपको ये बात याद रखनी, किसी भी सिस्टम का टोटल अगर हमें चार्ज बताना है तो हम कैसे करते हैं, साइन के साथ जो उनके साथ प्लस माइनस लगे होते हैं उनके साथ उनको हम टोटली जोड़ देते हैं। तो चार्ज का ये प्रॉपर्टी होने की वजह से, इसका क्वांटिटी होने की वजह से उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, एलजेब्रिक सम कर सकते हैं। बोलो आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं किसी भी सिस्टम, क्योंकि आगे इस तरीके की प्रॉपर्टी अभी हमें सिस्टम में टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो प्लस माइनस साइन जो होते हैं उनके साथ ही आपको उनको जोड़ना करना है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी है क्या, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को जो चार्ज होता है संरक्षण का अगर बात हम करें तो क्या होता है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में कोई अगर हमारे पास जैसे ये सिस्टम एक आइसोलेटेड, इसके बाहर कोई चार्ज नहीं है, इसके अंदर जो चार्ज है, तो इस सिस्टम अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस आइसोलेटेड सिस्टम पर आप कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। यदि चार्ज है तो इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या होता है कि चार्ज ऑलवेज क्या होता है, कंजर्व होता है, ऑलवेज कंजर्व। इसको ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है। जैसे बिल्कुल मास के जैसा, मास को भी कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और ना ही क्या किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। यही बात एनर्जी के लिए होती है। एनर्जी को क्या किया जाता है, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, क्रिएट नहीं किया जा सकता, बल्कि एक सिस्टम से दूसरे, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। तो ये चीज़ होती है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें तो किसी भी सिस्टम का, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड कहने का मतलब क्या है, अकेला है, उसके आसपास और कोई चार्ज नहीं, उसमें जितने चार्ज उनकी हम बात करें, उनके अंदर हम चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे अगर हम बात करें कि एक सिस्टम है, एक सिस्टम, ये मान लिया हमें सिस्टम है, यहाँ पर हमारे पास कई सारी बॉडी रखी हुई है, कई सारी बॉडी रखी हुई, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर चार्ज होता भी तो चार्ज में हटा नहीं सकता। ठीक है, हटाने का मतलब हटा नहीं सकता, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड वर्ड याद रखिएगा, आइसोलेटेड सिस्टम का उनके ऊपर उनके चार्ज को कभी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इस अंदर की बात करें तो इनके ऊपर, इनके अंदर क्या करते हैं, चार्ज क्रिएट किया जा सकता है। सिस्टम के अंदर हम चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी बॉडी अगर है तो उसमें रब करेंगे, घर्षण करेंगे तो चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जब भी क्या होता है, चार्ज अपीयर होता है, तो चार्ज अपीयर होगा तो जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, और प्लस माइनस मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। अब हमने दो बॉडी को क्या किया, रब किया, तो जिससे क्या हो, एक इसमें प्लस हो गया, एक इसमें माइनस हो गया। इनको दोनों को ट्रांसफर किया तो एक पे -2 आ गया, एक पे +2 आ गया। तो इनके ऊपर तो चार्ज मैंने क्रिएट कर दिया। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को देखो, इस सिस्टम पे कोई चार्ज नहीं था, अभी भी चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितने प्लस होगा उतना माइनस होगा। क्योंकि जब मेथड ऑफ चार्जिंग, जब भी चार्ज अपीयर होता है दो बॉडी, तो एक ऊपर एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो एक देता है, तो जितना लेगा और जितना देगा उतने ही चार्ज उसको ट्रांसफर होगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि टोटल प्लस कितने हो गए 3 और माइनस कितने हो गए 3, तो टोटल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब मान लो कि इसके ऊपर पहले से कोई माइनस चार्ज होता, तो इस माइनस चार्ज को क्या इनके चार्ज क्रिएशन से क्या इनको हटाया जा सकता है? नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि इनमें जितना चार्ज क्रिएट हो रहा है उतना ही हो रहा है, उसको प्लस माइनस जितना क्रिएट होगा उसको नलिफाई कर देगा। बोलो आई बात समझ में? तो इस चार्ज को अगर आइसोलेटेड सिस्टम, इसका और कोई सिस्टम नहीं, और कहीं कोई चार्ज नहीं है, तो मैं इसके यहाँ पर ना तो चार्ज हटा सकता हूँ और ना ही क्या कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ। वो जैसा है वैसे रहेगा। लेकिन अंदर के अगर बात करें हम बॉडी में, तो सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल सिस्टम की बात करें तो वो तो क्या रहेगा, वैसे वैसे अनअफेक्टेड रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना प्लस चार्ज अगर डेवलप करोगे उतना तो माइनस चार्ज भी डेवलप होगा, और डेवलप होगा तो क्या होगा, एक दूसरे को नलिफाई कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। टोटल जो बॉडी है वो क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, अगर पहले से हम इसको न्यूट्रल मान के चले तो न्यूट्रल है। समझ गए क्या? तो ये दो प्रॉपर्टी हुई क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और पहली प्रॉपर्टी थी क्या,
वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से एल्जेब्रिक सम पॉसिबल है, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चार्ज को लेकर, तो वो देखते हैं क्या है। सो नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है, तो एनी पॉसिबल of charge appear on a body is a integral multiple of charge of electron। कभी जब भी क्या होता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज अपीयर होने की पॉसिबिलिटी है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की होता है। मतलब अगर मैं मान लेता हूं कि किसी भी बॉडी पर चार्ज अगर Q अपीयर हो सकता है तो वो कितना होगा, वो Ne इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और N क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसने कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, कितना इलेक्ट्रॉन लिया है, वो ये हो गया, और ये क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर ये पता चल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने कितना दिया या कितना लिया, पता लग जाएगा, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या पता चल जाएगा, Q=Ne। तो किसी भी बॉडी पर पॉसिबल चार्ज कितना अपीयर हो सकता है वो हमेशा क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के होता है। और इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, कभी भी इलेक्ट्रॉन कोई देता है कोई लेता है, तो एक लेगा, आधा नहीं लेगा, एक लेगा या तो दो लेगा या तो तीन लेगा। बात समझ रहे, एक लेगा, दो लेगा, तीन लेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ले ले, हाफ ले ले, ठीक है, पौना ले ले, डेढ़ ले ले, ऐसा कुछ नहीं है। लेगा तो एक लेगा, देगा तो एक लेगा, दो लेगा, तीन लेगा, चार लेगा। तो n इज अ इंटीजर नंबर किसकी वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से होती है। और इंटीजर में प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकता है। तो किसी के ऊपर चार्ज जो अपीयर होगा इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर जहाँ पर क्या है कि वेयर n इज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर किए गए या लिया है, किसने दिया है। E इज क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 गुना ये होता है। तो सवाल ये कि ये कैसे पता चला, ये पता कैसे चला। तो अगर हम इसके थोड़े से हिस्ट्री पार्ट में जाते हैं, क्वांटाइजेशन की बात करें तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्वांटा, ये किससे मिलकर बना हुआ है, क्वांटा से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, क्वांटा से। तो क्वांटा क्या होता है, इसको दिया किसने, इस वर्ड को दिया किसने था, मैक्स प्लैंक ने। किसने दिया था, मैक्स प्लैंक ने। और चार्ज ऑफ क्वांटा किसने फाउंड किया था, फाउंड बाय मिल्कन्स ने किया था। अपना एक्सपेरिमेंट उसने किया था। तो मिल्कन्स ने क्या किया, चार्ज ऑफ क्वांटा का चार्ज फाइंड किया, ठीक है। किस मेथड से किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेथड से क्या किया, फाइंड किया। और कितना आया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ क्वांटा इतना आ गया, 1.6 × 10⁻⁻19 गुना। तो क्वांटा क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या समझ में आया आपको। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई बॉडी या जब भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर, तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो जो चार्ज उस पर अपीयर होता है वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, या किसके मल्टीपल में होता है, इतने इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा। समझ गए बात। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है तो उसके ऊपर कितना चार्ज आता है, तो कम से कम कितना चार्ज आएगा, इतना आएगा। अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उसी चीज पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्वांटाइजेशन से मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, इस तरीके से होगा। ऐसे नहीं आधा होगा, ठीक है, इस तरीके से ट्रांसफर नहीं होगा। और एक इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज जब इतना है तो इस तरह एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जब इतना है तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए तो उस पर कितना चार्ज आएगा, तो n इंटू दिस
समझ रहे, उतना चार्ज अपीयर होगा। यही क्वांटाइजेशन कहता है कि Q इक्वल्स टू एन ई। समझ गए बात। अब ये भी, अब यहाँ पर इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आगे आने वाले वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इस पे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। अब जैसे क्या मान लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पूछ लिया कि किसी बॉडी पर एक कूलाम चार्ज है, 1 कूलाम चार्ज अपीयर हुआ, तो आप ये बताएं कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ये कितना इलेक्ट्रॉन लिया, कितना दिया, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। तो हम इसका मतलब एन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर Q इक्वल्स टू क्या हमें दिया जाता है, एन ई, और अगर हम निकालें इसको, एन हमें निकालना है, तो Q बाई क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। और Q की वैल्यू 1 दे रखी है, 1 कूलाम, और ई की वैल्यू जो होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। बोलो। और जब इसको सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन आएगा 1 कूलाम में, वो आएगा क्या, 6.25 × 10⁻⁸ इतना। समझ रहे, इसका मतलब कि जब तक इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तब जाकर क्या होगी वैल्यू, तब जाकर एक कूलम ट्रांसफर होगा। आगे आने वाले क्वेश्चंस में, आगे आने वाले और वीडियो में हम ये देखने वाले हैं इसमें किस किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो उस क्वेश्चन के थ्रू आपका ये और कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा और बिल्डअप हो जाएगा। समझ रहे हैं। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो आएगी उसमें क्या देखेंगे, इस पर किस तरीके की क्वेश्चन बनते हैं, और हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। और दूसरा हम और चीज पढ़ेंगे, क्या, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग में किस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी बॉडी पर चार्ज किस तरीके से आता है, कैसे आता है। तो चार्ज कैसे आता है, जैसा कि आप जानते हो कि रबिंग से आता है। ठीक है, तो जिसको फ्रैक्शन कहते हैं, घर्षण कहते हैं। उसके बाद कंडक्शन, चालन से होगा। उसके बाद इंडक्शन से, इंडक्शन के थ्रू। ये बेसिकली 3 मेथड है जिसके थ्रू क्या होता है, चार्ज अपीयर आता है या चार्ज पैदा किया जाता है किसी बॉडी पर। ठीक है, उसके बाद कूलॉम लॉ होगा। तो इस तरीके से हम आगे वीडियो देखते जाएंगे, और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हों। ठीक है, तो थैंक यू।